तो आज हम लोग पढ़ेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में, फ्लूइड डायनामिक्स के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हमने फ्लूइड स्टैटिक्स पढ़ा था, आज हम फ्लूइड डायनामिक्स के बारे में पढ़ेंगे। और फ्लूइड डायनामिक्स में हम पढ़ेंगे, वी विल डिस्कस अबाउट नंबर 1 इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक है। फिर पढ़ेंगे हम बर्नौलीज इक्वेशन, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम, ठीक है। तो ये 3 चीजें हम पढ़ेंगे, पर किस टाइप का फ्लो होता है फ्लूइड्स का वो पहले पढ़ना जरूरी है। तो द नाउ कम्स द फ्लो ऑफ द फ्लूइड इज, सी डायनामिक का मतलब होता है बेटा फ्लूइड का मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। फ्लूइड का मूवमेंट किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है? कंटेनर के रिस्पेक्ट में हो रहा है जिसमें वो रखा हुआ है, ठीक है। तो किस टाइप का फ्लो होता है? तो फ्लूइड का फ्लो होता है स्ट्रीमलाइन फ्लो। अच्छा, पहले तो किस टाइप का फ्लूइड है? तो फ्लूइड आइडियल फ्लूइड है। आइडियल फ्लूइड क्या होता है? आइडियल फ्लूइड की 2 प्रॉपर्टीज होती है, नॉन विस्कस एंड इनकॉम्प्रेसिबल, ठीक है। और किस टाइप का फ्लो होता है? फ्लो इज स्ट्रीमलाइन। अब ये स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या होता है इसकी हम बात करते हैं, ठीक है। तो देखो, एक ट्यूब ऑफ फ्लो है, ठीक है। ट्यूब ऑफ फ्लो है मतलब एक पाइप ले लो, उसके अंदर लिक्विड फ्लो कर रहा है, उसको कट किया हमने और उसको ऑब्जर्व करना शुरू किया, ठीक है। तो ऐसा एक ग्रूव टाइप का काट दिया है, ऐसे मतलब सिलेंडर टाइप का, हाफ सेमी सिलेंडर, और उसके अंदर फ्लूइड फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पे आपने पोलन ग्रेन्स, जब पोलन ग्रेन्स इसलिए क्योंकि वो छोटे से पार्टिकल हैं जो इसका मास बहुत नेग्लिजिबल होता है। तो व्हेन यू ट्रेस द पाथ ऑफ द पोलन ग्रेन्स हियर, तो तुम देखोगे कि वो ऐसे फ्लो कर रहे हैं, अलग अलग पोलन ग्रेन्स का अलग अलग पाथ ऐसा जाएगा, ठीक है। तो यू कैन सी हियर दैट दीज लाइंस आर नॉट इंटरसेक्टिंग ईच अदर। तो व्हेन द लाइंस ऑफ फ्लो, लिख लो यहाँ पर, व्हेन द लाइंस ऑफ फ्लो, when the lines of flow does not intersect each other, then the flow is a then the flow is streamline, ठीक है। then the flow is streamline। समझ आया बेटा ये नहीं आया? Yes, sir. ऑल ऑफ यू, अवनी, एंजल, Yes, sir. हर्षदा और मिश्रा जी, ध्रुव शर्मा, गोकुल, please write yes in the comment window if you have understood it. Okay, all of you, now there is one rule. मैं क्वेश्चन पूछूंगा, यू विल राइट इन द चैट विंडो वेदर यू हैव अंडरस्टूड और नॉट, ठीक है। जिसको समझ नहीं आया होगा, आई विल आस्क हिम टू स्विच ऑन हिज माइक एंड आस्क मी द क्वेश्चंस, ठीक है। तो चैट में लिखना है यस और नो, ठीक है। समझ आया पूछूंगा तो लिखना है, ठीक है। तो ये इस टाइप का फ्लो स्ट्रीमलाइन फ्लो है। तो अब आता है यहाँ पर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है पहले देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये किस किस कॉन्सेप्ट पे ये स्टैंड करता है, ठीक है। तो इट स्टैंड्स ऑन द कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। क्योंकि इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड है तो ये कंजर्वेशन ऑफ मास पे स्टैंड करता है, ये जो कॉन्सेप्ट है ये वाला, ठीक है। तो अब देखो क्या होता है, यहाँ पर मेरे पास ये ट्यूब है, फ्लो है, ठीक है। यहाँ पर
ये यहाँ पर इसका एक ये आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, सब लोग देखिए, यहाँ पर द फ्लूइड इज एंटरिंग द ट्यूब फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, ठीक है। तो यहाँ पे इट इज एंटरिंग हियर एंड यहाँ पर इट इज लीविंग हियर, ठीक है। तो this is cross section area A1, the velocity with which it enters is V1, here the cross section area is A2, the velocity with which it goes out is V2, ठीक है। the density is rho, right? now in delta t time, ध्यान से सुनना बेटा सब लोग, in delta t time, right, we assume the velocity of the fluid does not change significantly and it enters, it travels this much distance, this layer, the layer which has entered here has traveled this much distance in delta t time. ये जो लेयर है ये डेल्टा टी टाइम इतना ट्रैवल कर रही है। आप लोगों को ये समझ आया या नहीं आया? ये लेंथ ट्रैवल करेगी और इस लेंथ की वैल्यू क्या होगी बेटा? इस लेंथ की वैल्यू होगी स्पीड इनटू टाइम। कितने लोगों को ये समझ नहीं आया? समझ आया या नहीं आया? ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस और नॉट? वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू ध्रुव, एंजल, अंशिका, थैंक यू सो मच। और बाकी सब, सोहम, अंशिका सिंह, वेरी गुड। गोकुल, योर यस हैज नॉट कम। समझ नहीं आया गोकुल? गुड। अच्छा, अब थैंक यू अवनी। जितना मास अंदर आएगा बेटा उतना ही मास बाहर जाएगा, जितना मास अंदर आएगा उतना ही मास यहाँ पर बाहर जाएगा, राइट? तो जब उतना ही मास बाहर जाएगा तो दिस लेंथ इज हाउ मच? सो दिस लेंथ इज v2 delta t, right? now how much volume has come in? how much volume has come in? volume in is equal to, ये लेंथ है बेटा, सिलेंडर हो गया ना ये, दिस हैज बिकम अ सिलेंडर, राइट? तो क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है इसका? A1 है, तो वॉल्यूम हो जाएगा A1 इंटू लेंथ V1 डेल्टा टी। वॉल्यूम आउट क्या हो गया? वॉल्यूम आउट हो गया A2 इंटू V2 डेल्टा टी। तो अब मास इन क्या हो जाएगा? मास इन हो गया डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो ये हो गया रो A1 V1 डेल्टा टी। और मास आउट क्या हो जाएगा बच्चों? रो इंटू A2 V2 डेल्टा टी, ठीक है। तो यहां पर मिला हमको, सिंस एम इन इज इक्वल टू एम आउट, क्योंकि मास कंजर्व्ड है ना, इनकम्प्रेसिबल है, तो ट्यूब के अंदर तो उतना ही मास रहेगा ना जितना होना है। अगर यहां से 2 किलो आ रहा है तो यहां से 2 किलो को बाहर जाना है, ठीक है। तो जब हम यहाँ पर सब्सटीट्यूट करेंगे, जब हम यहाँ पर सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमको मिलेगा रो A1 V1 डेल्टा टी इज इक्वल टू रो A2 V2 डेल्टा टी। तो ये मिला हमको डेल्टा टी, रो कैंसिल, डेल्टा टी रो कैंसिल, यहाँ पे आया A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। बच्चों, ये आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया? इसकी यूनिट होगी, इसकी अच्छा इक्वेशन, जब इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का मतलब होता है AV इज अ कांस्टेंट, राइट? तो द प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया एंड वेलोसिटी एट एनी क्रॉस सेक्शन इज कांस्टेंट, ठीक है। इसका यूनिट क्या होगा बेटा? मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो इसको हम बोलते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड। रेट ऑफ फ्लो क्यों बोलते हैं? क्योंकि रेट ऑफ फ्लो का मतलब होता है dv बाई dt। ये dv जो है ये वॉल्यूम है और जो dt है वो टाइम है। तो वॉल्यूम पर यूनिट टाइम एक क्रॉस सेक्शन से कितना फ्लो हुआ ये मैटर करता है। वॉल्यूम पर यूनिट टाइम एक क्रॉस सेक्शन से कितना फ्लो हुआ ये दिखाता है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इफ यू हैव अंडरस्टूड प्लीज राइट यस इन द कमेंट विंडो। जस्ट गो थ्रू दिस एंटायर स्लाइड वंस ट्वाइस, एक दो बार पढ़ो इसको। अगर कोई भी डाउट आता है मुझसे पूछो, और समझ आ गया तो बॉक्स में लिखो यस।
गोकुल, सोहम, समझ आया बेटा? ठीक है, चलो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, लेट्स डू वन एग्जांपल इन इट। सॉरी सर, देयर इज अ डिले इन माय चैट। नो, नो वरीज, नो वरीज, बट यस लिखना है बेटा, है ना? अच्छा, चलो यहाँ तक समझ आ गया सबको, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, एग्जाम्पल, ठीक है, बोलता है कि ये एक ट्यूब ऑफ फ्लो है। ठीक है, यहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया दिया हुआ है और यहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया दिया हुआ है। तो द फ्लूइड इज एंटरिंग एट दिस एंड एंड द फ्लूइड इज गोइंग आउट एट दिस एंड। ठीक है, ठीक है, तो क्रॉस सेक्शन एरिया इज A1 which is 2 centimeter square. Here the cross section area is velocity, sorry, here velocity of coming out is 50 centimeters per second. ठीक है, तो ये बोलता है कि the rate of flow of fluid, the rate of flow of fluid is given to me as 1000 centimeter cube per second. इसको ऐसे भी लिखते हैं बेटा, 1000 cc per second. ठीक है, दिस इज रेट ऑफ फ्लो। ठीक, आपको बताना है कि व्हाट इज V1, द वेलोसिटी विथ विच द फ्लूइड एंटर्स द ट्यूब, एंड व्हाट इज A2, एंड वी हैव टू चेक वेदर A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, और ये होना चाहिए, तभी पॉसिबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, बट ये हो भी जाएगा, बाय डिफॉल्ट हो जाएगा। देखो कैसे, तो A1 V1 इज इक्वल टू 1000, सिमिलरली A2 V2 इज इक्वल टू 1000। इक्वेट तो इसी से करोगे ना, तो यहाँ से V1 की वैल्यू क्या मिलेगी, 1000 अपॉन A1। A1 क्या है तुम्हारा, 2 है, तो ये हो गया तुम्हारा, इसको कैंसिल करो, तो दिस इज 500 सेंटीमीटर पर सेकेंड। वैसे बहुत हो गया। ठीक है, और V2 क्या हो जाएगा, सॉरी V2 तो दे रखा है, तो A2 क्या हो जाएगा, ये 1000 डिवाइडेड बाई 50, तो ये हो गया तुम्हारा 20 सेंटीमीटर, सॉरी 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, समझ आया नहीं आया बेटा सबको? Just go through this. If you have any doubts, please ask. अंशिका सिंह, आप हैं क्लास में कि नहीं है? आप हाँ ना भी नहीं लिख रहे हो क्या आजकल? अंशिका सिंह, हेलो हेलो हेलो। हाँ, अब आवाज आई, तुम्हारी आवाज नहीं आई है, तुम्हारा मैसेज आया है। समझ आया बेटा, नहीं आया अंशिका? तो कहाँ से नहीं आया बेटा, पूछना कहाँ से नहीं आया। कौन सा स्टेप समझाऊं, पिछला वाला स्लाइड समझाऊं, ये वाला स्लाइड समझाऊं? तुम माइक क्यों नहीं ठीक कर लेती अपना? मतलब मुझे बात करनी पड़ेगी क्या माता पिता से तुम्हारे? हैं, तेरी क्लास लगवाऊं?
चल देख, इसमें क्या है बेटा, तेरे को तुमको ये लिखना है ना A1V1, यही इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है ना बेटा। दिस इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो, तो रेट ऑफ फ्लो कितना है 1000 है, तो V1 A1 दे रखा है बेटा, ये क्रॉस सेक्शन एरिया है, ठीक है। तो क्रॉस सेक्शन एरिया को आप अब V1 निकालना है तो आप क्या करेंगी, 1000 अपॉन A1, तो यही किया बेटा हमने यहाँ पर, देखो ये वाला जो सेक्शन है, ये समझ आया अंशिका? गुड, सेम चीज इसके लिए करना है। सुनो ध्रुव शर्मा, तुम्हारे सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ आइडियल फ्लूइड है, ठीक है। इसीलिए मैंने शुरू में ही कंडीशन लिखी है बेटा, आइडियल, एक तो फ्लूइड डायनामिक्स अपने आप में बहुत बड़ा न्यूक्लियर फिजिक्स के बराबर का ये सब्जेक्ट है, ठीक है, वेरी अनसर्टेन, राइट, बिकॉज वी कैन नॉट प्रिडिक्ट द फ्लो ऑफ द फ्लूइड। second is that's why we have already constrained ourselves to ideal fluid, ठीक है। तो ये ध्यान रखो आप कि इसके अलावा आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा, तो आपको कुछ नहीं करना है। और अगर एब्जॉर्बेंट मटेरियल हो जाएगा या मटेरियल अंदर जाके वेपराइज हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है उसका वॉल्यूम बढ़ने लगेगा, तो वो अलग कहानी है, उसके बारे में हमारे पास कोई लॉ नहीं है अभी, ठीक है ध्रुव शर्मा? गुड, तो ये हो गया तुम्हारा एग्जाम्पल 1, खत्म हो गया ये था तुम्हारा क्या, फ्लूइड डायनामिक्स में इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अब आइए हम लोग बर्नौलीज इक्वेशन पढ़ते हैं। हाँ भाई बच्चों, अब आ जाओ बर्नौलीज इक्वेशन पढ़ते हैं अपन। बर्नौलीज थ्योरम, देखो दिस इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ एप्लीकेशन ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी आप सबने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? वर्क एनर्जी आप सब लोगों ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, बोलो हाँ या ना। पढ़ा है ना सबने? हम्म, गोकुल, यू रिमेंबर वर्क एनर्जी थ्योरम और नॉट? This question was especially for Gokul and Angel. Angel, you remember what is work energy theorem? सर 10th स्टैंडर्ड में व्हाट वी डिड आई नो। ओके, हाँ हाँ, मतलब थ्योरम थोड़ी बदलेगा बेटा, थ्योरम विल नॉट चेंज, है ना। तो इट वाज वर्क एनर्जी थ्योरम में क्या था, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, आई एम राइटिंग इट हियर, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस is equal to change in काइनेटिक एनर्जी। तो किसी भी सिस्टम पे इफ यू आर डूइंग सम वर्क ऑन द सिस्टम, you see work done by all the forces, right? That entire work done will bring in the total change in kinetic energy of that system. सिस्टम क्या हो सकता है बेटा, सिस्टम मल्टीपल ऑब्जेक्ट सिस्टम हो सकता है, सिंगल ऑब्जेक्ट सिस्टम हो सकता है, बट दैट कैन बी अ, मतलब that is a system, right? That is how we define a system. So work done by all the forces. Now remember, these work done by all the forces, these forces can be categorized under कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क डन और अदर्स। तो तीन कैटेगरीज होती है यहाँ पर। कौन कौन से फोर्सेस के अंडर में कैटेगराइज होता है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस, ये जब मैं तुम लोग को पढ़ाऊंगा अभी उसमें, क्या कंजर्वेटिव फोर्सेस में कौन कौन से फोर्सेस आते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स आता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आता है, स्प्रिंग फोर्स आता है, फिर आता है वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस।
नॉन कंजर्वेटिव में कौन कौन से फोर्सेज आते हैं? फ्रिक्शन आता है, विस्कोसिटी आता है, जितने भी डिसिपेटिव फोर्सेज होते हैं वो सारे आते हैं। और इनके अलावा जो फोर्स बच जाए उनको मैं अदर्स की कैटेगरी में डाल देता हूं। ठीक है, तो कंजर्वेटिव फोर्सेज में कौन कौन से फोर्सेज आते थे? ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटी, राइट। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो यहां काम नहीं करेगा, अभी हमने पढ़ा नहीं है इसको। और स्प्रिंग फोर्स, वो भी फ्लूइड्स के केस में बहुत काम नहीं करता है। ठीक है, नॉन कंजर्वेटिव में आता है बेटा फ्रिक्शन, ठीक है, विस्कस फोर्सेस, सारे विस्कस फोर्सेस आते हैं। और अदर्स में नॉर्मल रिएक्शन टाइप का फोर्स आ जाता है, टेंशन टाइप का फोर्स आ जाता है। ठीक है, इन दोनों से जो बच जाए, इसको ऐसे याद रखो, कंजर्वेटिव फोर्स में जो नहीं आता है, जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में नहीं आता है, वो सारे को उठा के तुम अदर्स की कैटेगरी में डाल सकते हो। दिस इज जस्ट, आई एम जस्ट कैटेगराइजिंग दिस टू मेक लाइफ सिंपलर फॉर यू, राइट, टू मेक दिस एंटायर प्रोसेस सिंपलर फॉर यू। तो ये ध्यान रखो आप लोग। अब आओ इधर चलते हैं। ये इसमें किसी को कुछ और क्लैरिटी चाहिए क्या आप लोगों को वर्क एनर्जी थ्योरम में? This is work energy theorem. Any one of you who requires any sort of clarity in this? No. ठीक है, तो अब बर्नौलीज थ्योरम इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ एप्लीकेशन ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम। तो इसको सब काम छोड़ दो, तुम्हारा आंख नाक ऑल सेंसेस शुड बी हियर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। अवनी आपको समझ आ रहा है बेटा? ओके, तो ये यहां पर है और ये है ये, और हम इसको ग्राउंड से देखेंगे। हाँ, ग्राउंड से इसका लेवल जो है, इस सरफेस का लेवल जो है H1 है, और इस सरफेस का लेवल जो है ये H2 है। ठीक, दिस इज H1 एंड दिस इज H2। ये हो गया A1 V1, और ये हो गया A2 V2। ठीक है, A1 V1 और A2 V2 हो गया। ये हो गई डेंसिटी इसकी। ठीक है, अब देखो बच्चों, प्रेशर एट द लेफ्ट एंड। देखो इसमें ट्यूब में क्या हो रहा है, दिस इज अ पाइप ऑफ फ्लो, इसको क्या बोलते हैं? पाइप ऑफ फ्लो बोलते हैं। ठीक है, तो इस फ्लूइड के, ये पूरा पाइप था, उसका एक छोटा सा पार्ट हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो इसके लेफ्ट में भी फ्लूइड है, राइट में भी फ्लूइड है। ठीक है, तो लेफ्ट में जो प्रेशर है वो P1 है, और राइट में जो प्रेशर है वो P2 है। तो अब यहां पर अभी ध्यान से देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। और ये फ्लूइड जब एंटर कर रहा है तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया इसने? इट हैज ट्रैवल्ड अ डिस्टेंस ऑफ V1 delta t, right? It has traveled a distance of V1 delta t, and similarly, while coming out of it, it will be traveling a distance of, sorry, कलर बदल गया था। हाँ, ये आया। चलो जल्दी से इसको पढ़ाता हूं मैं तुम्हें, देखो। ये है यहां पर V2 डेल्टा टी। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेते जाना है सब लोग। तो अब देखो बच्चों, इस प्रेशर ने, यहां पर जो लेफ्ट में प्रेशर है, उसने इस लेयर को क्या फोर्स लगाया? P1 इंटू A1, एंड दिस प्रेशर, दिस इज अ फोर्स, राइट? प्रेशर इंटू एरिया इज अ फोर्स। और यहां पर जो प्रेशर फोर्स लगाएगा, ये होगा, प्रेशर के कारण जो फोर्स होगा वो होगा P2 इंटू AT। दिस इज फोर्स F2, राइट? नाउ दिस F1 is pushing the fluid by a distance of V1 delta T, right? This force F1 is pushing this fluid into the tube by a distance of V1 delta T. So work done by F1 is equal to P1 A1, this is the force, multiplied by V1 delta T. The angle between the force and displacement is 0 degrees. That is why when we do F dot S vector, F dot S करते हैं ना वर्क डन देखने के लिए बेटा, तो एंगल 0 है तो ये Fs हो जाएगा, और एंगल 180 है तो ये माइनस Fs हो जाएगा।
ठीक है, क्योंकि एफ एस कॉस 180 डिग्रीज होता है। एंजल, आपको ये समझ आया बेटा या नहीं आया? ये एफ एस माइनस एफ यस एस। सर। गुड। नाउ वर्क डन बाई F2 क्या हो जाएगा? दिस विल बी P1, सॉरी, वर्क डन बाई F2 क्या हो जाएगा? दिस इज P2 A2 V2 डेल्टा T, राइट? ये हो जाएगा विथ माइनस साइन। माइनस साइन क्यों लगा रहा हूं मैं? क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शंस में है। ठीक है, अवनी आपको समझ आ रहा है बेटा? ये मास इन जो होगा, मास इन होगा ρ1 रो A1 V1 डेल्टा T। मास आउट होगा रो A2 V2 डेल्टा T। ठीक है, तो दिस मास, द टू masses आर इक्वल, राइट? M in is equal to M out, right? M in is equal to M out। ठीक है, तो अब हमको ये देखना है कि जब M in is equal to M out है, तो ग्रेविटेशनल एनर्जी, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या वर्क डन करेगा? तो ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क डन करेगा, वर्क डन बाय ग्रेविटी इज अगेंस्ट द ग्रेविटी हाइट रेज हो रही ना बेटा, तो माइनस mg(h2 माइनस h1), दिस इज द हाइट बाय विच द मास इज राइजिंग अप। एंड माइनस साइन क्यों आया? क्योंकि mg नीचे है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, एंगल इज 180 डिग्री बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। एंजल, यू अंडरस्टूड दिस और नॉट? यस सर। Okay, great. So this is P1 A1 V1 delta T minus P2 A2 V2 delta T minus mgh2 minus h1 is equal to change in kinetic energy half m v2 square minus v1 square। ठीक है, ये आया हमारे पास। किसी को डाउट है इसमें? हर्षदा, एनी डाउट्स? ये लड़की है या नहीं है मेरी? है। ठीक है, तो अब आप यहां पर क्या कर सकते हो? अब आप इसको रो से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, इन दोनों को। यू मल्टीप्लाइड बाई रो एंड डिवाइडेड बाई रो, यू मल्टीप्लाइड बाई रो एंड डिवाइडेड बाई रो। अगेन रो A1 V1 डेल्टा T इज मास, सो दिस इज मास m। मैं m1 इज इक्वल टू m in इज इक्वल टू m out को m लिख रहा हूं मैं, ठीक है, अपॉन रो माइनस P2 m अपॉन रो इज इक्वल टू, सॉरी, माइनस mg h2 माइनस h1 इज इक्वल टू हाफ m v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, राइट? m m m m कैंसल। ठीक, तो यहां से मिला आपको P1 अपॉन रो प्लस GH1 प्लस V1 स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू P2 अपॉन रो प्लस GH2 प्लस V2 स्क्वायर अपॉन रो, सॉरी 2। ठीक है बच्चों, तो अब ये आता है यहां पर अब देखो क्या आएगा। ये इसको रो से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, तो रो से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? दिस इज, प्लीज टेक स्क्रीनशॉट्स। हाँ, क्या हो जाएगा यहां पर? P1 प्लस रो GH1 प्लस रो V1 स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू P2 प्लस रो GH2 प्लस रो V2 स्क्वायर बाई 2, हाफ रो V स्क्वायर। तो तुम देख रहे हो ये, दिस विल लीड अस टू द फाइनल result for Bernoulli's equation. So eventually we can write this as P plus rho GH plus half rho V square is a constant। ठीक है, ये आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया? एक बार आप इसको पूरा पढ़ लो, ठीक है, 2 बार पढ़ो इसको पूरा। अगर कोई भी डाउट है, कहीं चमक नहीं रहा है, तो मुझसे पूछो, मैं दोबारा एक्सप्लेन करूंगा, और अगर आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। ध्रुव, क्या पूछना चाह रहे हो? फिर से पूछो जरा, तुम माइक ऑन करो और पूछ बेटा। सर मैं पूछ रहा हूँ सर, में जो v और h है अपने फाइनल इक्वेशन में, सर वो मतलब इनिशियल हाइट और फाइनल हाइट और इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी के डिफरेंस है? नहीं नहीं, इट्स नॉट डिफरेंस। ये हम किसी भी फ्लूइड में कोई भी एक पॉइंट
तुम चूज कर लो, उस पॉइंट पे जो प्रेशर होगा, उस पॉइंट की जो हाइट होगी रेफरेंस लेवल से, और उस पॉइंट की जो वेलोसिटी होगी, ये उसका प्रोडक्ट और समेशन दिखा रहा है. इट्स नॉट अबाउट डिफरेंस. सी व्हाट वी आर डूइंग हियर इज, तुम देखो यहाँ ध्यान से देखो, P1 प्लस रो जी H1 प्लस रो V1 स्क्वायर बाई 2. तो हम किस पॉइंट के लिए लिख रहे हैं ध्रुव? यहाँ पर 1 के लिए लिख रहे हैं. इसको किस पॉइंट के लिए लिख रहे हैं बेटा? 2 के लिए लिख रहे हैं. अगर तुम ध्यान से देखोगे यहाँ पर A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 लिखा था ना हमने, तो ये क्या था? ये 2 पॉइंट्स के लिए ही था ना. तो ये प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट होता है, इसलिए मैंने AV इज इक्वल टू कांस्टेंट लिखा. अच्छा. फिर यहाँ पर ये जो समेशन है ये हमेशा कांस्टेंट होता है, इसलिए मैंने इसको कांस्टेंट लिखा. किसी भी पॉइंट के लिए वैलिड है. इट्स नॉट द डिफरेंस और नीदर द डिफरेंस इन हाइट नॉर द डिफरेंस इन वेलोसिटीज. गॉट इट? ओके सर. ये थैंक यू सर. भाई सब लोग पढ़ाई करो जरा, इसको पढ़ो जरा और पूछो मुझसे. अंशिका मिश्रा, अंशिका सिंह, सोहम धूत, एंजल, मंथनम. अंशिका मिश्रा तो है ही है अपनी, है ना, और अवनी गुप्ता, ध्रुव शर्मा और हर्षदा बगवे. आप लोग प्लीज पूछ, एक बार 2 बार इसको पढ़िए. ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस. हाँ, बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चों, इसीलिए मैं तुम्हें इंसिस्ट कर रहा हूं कि अगर नहीं चमक रहा है तो पूछो. अंडरस्टूड? तो अगर समझ आ गया है तो लिखो समझ आ गया है. ये क्या होता है स्पीड ऑफ इफ्लक्स? तो देखो क्या होता है. एक कंटेनर है हमारे पास, ठीक है, ये कंटेनर है और ये ऊपर से खुला हुआ है, ठीक, और इस कंटेनर के अंदर फ्लूइड भरा हुआ है. ये वाला पानी मजा नहीं आ रहा है. ये आ गया फ्लूइड, ठीक है. अब क्या किया हमने, यहाँ पर इसके यहाँ पर एक छोटा सा होल कर दिया, ठीक, और यहां से क्या होगा, यहां से पानी बाहर आएगा, ठीक है, इस तरीके से. तो मुझे करना क्या है, मुझे निकालना है कि ये किस वेलोसिटी से ये पानी बाहर आ रहा है, उस वेलोसिटी को मुझे मेजर करना है. तो देखो क्या क्या गिवन है बच्चों. हमें ये हाइट दे रखी है, h है ये हाइट, ठीक है. हमें ये क्रॉस सेक्शन एरिया कंटेनर का दे रखा है. हमें इस छोटे से होल का क्रॉस सेक्शन एरिया दे रखा है a. यहाँ से जो वेलोसिटी जिससे निकलेगा उसको हम v लिख लेते हैं, और यहाँ पे जो वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी से ये नीचे जाएगा, उसको v1 लिख लेते हैं. तो प्रेशर विच एवर पॉइंट इज ओपन टू द एटमॉस्फेयर, वहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही लगता है P0. तो ये पॉइंट भी ओपन टू द एटमॉस्फेयर है, इसलिए P0 लग रहा है, और यहाँ पर भी P0 लग रहा है. तो अब इन दोनों पॉइंट्स पे, ये वाला पॉइंट टॉप मोस्ट पॉइंट और ये वाला पॉइंट जो इससे बाहर आ रहा है फ्लूइड, जहां पर ओरिफिस बोलते हैं इसको, छेद या ओरिफिस, हाँ, होल. तो ये हो गया P0. हमने इसको रेफरेंस लेवल माना है, ठीक है. तो P0 प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P0 प्लस रो जी एच का 0 हो गया क्योंकि हाइट तो 0 है, प्लस हाफ रो V स्क्वायर. ठीक है बच्चों, ये दोनों पॉइंट पे मैंने 1 और 2 पे बर्नौलीज इक्वेशन लिखा है. किसी को ये समझ आया? अगर सबको समझ आया है तो प्लीज बोलो हाँ समझ में आया है. नहीं आया है तो बोलो नहीं आया है. वी आर यूजिंग बर्नौलीज इक्वेशन. P0 cancels out, right? We have this rho gh, plus half rho V1 square is equal to half rho V2 square. तो रो भी कैंसिल हो जाएगा यहां से, ठीक है. तो अब मुझे क्या मिला, मुझे मिला GH प्लस V1 स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू V2 स्क्वायर बाई 2. V2 नहीं यार, ये तो V लिखा था ना अपन ने इसको. ठीक है बच्चों, अब देखो A1 V1 इज इक्वल टू AV. गिवन कंडीशन क्या है, एक ये 10,000 लीटर के टैंक में एक 1 मिलीमीटर स्क्वायर एरिया का होल हुआ है. तो A इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू A. A बहुत छोटा है कैपिटल A के रिस्पेक्ट में, ठीक है. इसको A1 लिखो, A1 की जगह A लिखो. तो V1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, V1 की वैल्यू होगी AV अपॉन कैपिटल A.
दिस कैन बी अप्रोक्सीमेटेड एज 0। इसको इमेजिन करो, तुम्हारे घर में 10,000 लीटर की पानी की टंकी लगी हुई है, उसमें 1 मिलीमीटर स्क्वायर का छेद हुआ है, और उस पानी की टंकी का जो एरिया है वो 2 मीटर स्क्वायर का है। कहाँ 2 मीटर स्क्वायर और कहाँ 1 मिलीमीटर स्क्वायर, वेरी ह्यूज डिफरेंस। इसीलिए तुमको पानी का जो लेवल होगा वो ग्रेजुअली डिक्रीज होता हुआ दिखेगा, मतलब इनफैक्ट दिखाई भी नहीं देगा। ठीक है, वो 1 मिलीमीटर स्क्वायर का एरिया बहुत ज्यादा पानी खाली नहीं कर सकता है बहुत जल्दी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो V1 की वैल्यू यहाँ पे हो गई 0, तो इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो। तो जब सब्स्टिट्यूट किया तो V² की वैल्यू मिली 2GH। तो V की वैल्यू क्या मिली बेटा, √2GH। ये होता है वेलोसिटी या स्पीड ऑफ इफ्लक्स। ठीक है, किसके ऊपर डिपेंड करता है कि लिक्विड का हाइट कितना है, इसके अलावा किसी पे भी नहीं। तो ये दिस वाज गिवन बाय टॉरिसेली। कौन दिया था इसको, टॉरिसेली। टॉरिसेली, ऐसा ही कुछ नाम है इसका, आर है या एक सिंगल आर है वो देख लेना। तो टॉरिसेलीज इक्वेशन बोलते हैं इसको। तो टॉरिसेली ने बोला कि भाई अगर फ्लूइड एच हाइट के कंटेनर, एच हाइट तक फ्लूइड भरा हुआ है कंटेनर में जहां पे होल है, तो वहां से जो लिक्विड बाहर आएगा उसकी वेलोसिटी √2GH होगी, विच इज एज गुड एज द स्पीड ऑफ बॉडी फॉलिंग फ्रीली फ्रॉम अ हाइट ऑफ एच। ग्रेविटी में जब एच हाइट से कोई ऑब्जेक्ट गिरेगा तो उसकी वेलोसिटी यही होती है या नहीं होती है, व्हेन यू हैव ड्रॉप्ड एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम हाइट एच। सो ये यहाँ पर इसका एनालॉजी था। ठीक है, अंशिका सिंह आपको समझ में आया है बेटा या नहीं आया है? ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो सबको समझ आ गया है। हर्षदा, अंडरस्टूड और नॉट? हर्षदा, सोहम, चलो गुड। एक बार जस्ट गो थ्रू इट वंस, इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज आस्क, फिर हम लोग वेंचुरी ट्यूब पढ़ेंगे। ओके, चलो तो अब आ जाओ जरा आगे, चलूं आगे? Shall I move ahead? ठीक है, अवनी तुम हो कि नहीं बेटा क्लास में? है ये बच्ची। चलो समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बेटा तेरे को? वेंचुरी ट्यूब, देखो ये बड़ी विचित्र सी चीज है, वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। ये किस लिए यूज होता है? इट इज यूज टू मेजर द प्रेशर डिफरेंस इन अ फ्लोइंग फ्लूइड अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ठीक है, मतलब क्या हुआ इसका? तो देखो ये पहले दिखता कैसे है वो समझ लो, बनाते हैं इसको। ठीक है, एक ये ऐसा हो गया, एक ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। एंजल, योर वाइवा गॉट ओवर? यस सर। ठीक है बेटा, एक छोटी सी चीज पढ़ाया हूं मैं तो अभी, है ना? आई, ये इट वाज जस्ट एन एप्लीकेशन, वी कैन रिवाइज इट एट द एंड ऑफ द सेशन। So I have another class now at 10, but before that we will do it. ठीक है, अब आया ये यहाँ पर एक और छोटा सा ट्यूब है, देखो ये कैसा दिखता है। ऐसा दिखता है ये। ठीक है, और यहाँ पर ऐसा दिखता है। ठीक है, इस तरीके का। अब देखो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर ये फ्लूइड फ्लो कर रहा है अंदर। ठीक, तो
ये इस तरीके का दिखाई देगा, है ना। द फ्लूइड इज फ्लोइंग अलोंग दिस डायरेक्शन। अब देखो होता क्या है यहाँ पर, एट दीज 2 पॉइंट्स, ये एक पॉइंट 1, ये पॉइंट 2 है, दिस इज 1, दिस इज 2, राइट। प्रेशर हियर इज P1, क्रॉस सेक्शन एरिया इज A1, वेलोसिटी इज V1। प्रेशर हियर इज P2, क्रॉस सेक्शन एरिया इज A2, वेलोसिटी इज V2। नाउ व्हाट विल हैपन इज, ये जो तुम ओपन ये ट्यूब देख रहे हो ना, यहाँ पर 2 लिम्स देख रहे हो जो, इसमें ये फ्लूइड राइज करता है ऊपर की ओर, तो इसमें स्टैटिक्स और डायनेमिक्स दोनों मर्ज हो जाता है। देखो कितना ब्यूटीफुली मर्ज होता है। जो ट्यूब है इसमें जो प्रेशर का काम हो रहा है या हाइट हो रही है, ये पास्कल्स लॉ से या वेरिएशन इन प्रेशर से P0 प्लस रो जी एच हम काम करेंगे, ठीक है। तो ये स्टैटिक्स का केस हो गया ट्यूब के अंदर, बट यहाँ पे द फ्लूइड इज फ्लोइंग अक्रॉस दिस ट्यूब। तो मुझे 1 और पॉइंट 1 और पॉइंट 2 पे अगर मुझे प्रेशर वेरिएशन मेजर करना है तो कैसे मेजर करूंगा वो देखो। पॉइंट 1 और पॉइंट 2 पे पहले बर्नौलीज थ्योरम लगाया मैंने, तो प्रेशर P1 है, हाफ रो V1 स्क्वायर हो गया, H का कोई काम ही नहीं है क्योंकि दोनों सेम लेवल पे हैं, इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर, ठीक है। अब आया तुम्हारे पास यहां पर मुझे प्रेशर डिफरेंस निकालना था, है ना, तो P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, ठीक। अब यू कैन राइट P1 एज P0 प्लस रो जी H1। ये कितने हाइट से ऊपर उठा है, तो ये रो जी H1, और ये कितने हाइट से ऊपर उठा है, रो जी H2। तो P2 इज P0 प्लस रो जी H2, यहां सब्स्टिट्यूट कर दो इसको, तो P0 प्लस रो जी H1 माइनस P0 माइनस रो जी H2 इज इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। तो ये P0 कैंसल, रो जी H1 माइनस H2 आ गया, इज इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। रो कैंसिल हो गया, H1 माइनस H2 आया, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर अपॉन 2G, ठीक। तो या तो डिफरेंस इन लिक्विड कॉलम्स तुम निकाल लो या डिफरेंस इन प्रेशर निकाल लो, दोनों में से कोई भी चीज निकाल लो, इस तरीके से निकाला जाता है। दिस इज व्हाट दिस वेंचुरी ट्यूब हेल्प्स अस टू डू। गॉट इट और नॉट ऑल ऑफ यू? सिंपल है बेटा। एंजल को समझ में आया कि नहीं? एंजल, सिंस यू हैव नॉट डन द प्रीवियस केस, सो हाँ, वेरी गुड, समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है बेटा। चलिए, तो एक बार जस्ट इसको पढ़ लो, अगर कोई डाउट है तो पूछो। भाई हो गया सबका? चलो एंजल, तुम्हारे लिए दोबारा एक बार इसको मैं समझा देता हूं बेटा, ठीक है। देखो स्पीड ऑफ रिफ्लेक्स क्या था, दिस वाज अ टैंक, ठीक है। इन दिस टैंक द लिक्विड वाज फिल्ड टिल हाइट h, दिस इज एन ओरिफिस, ठीक है, छोटा सा होल है। तो इससे किस वेलोसिटी से लिक्विड बाहर आएगा ये निकालना था हमको, सो वी हैव टू फाइंड दिस v, ठीक है। सो दिस वाज द क्वेश्चन मार्क, ठीक। Pressure, since Yes, it sir. was open to the atmosphere, so pressure is P0. This is pressure P0. The cross section area is capital A. Velocity with which this part of the liquid will go down is V1. क्योंकि पानी बाहर आएगा तो ये वेलोसिटी भी यहाँ पर, ये वाला लेवल भी नीचे आएगा। तो इस पॉइंट 1 और पॉइंट 2 पे हमने बर्नौलीज इक्वेशन यूज किया। पॉइंट 1 पे बर्नौलीज इक्वेशन यूज किया तो प्रेशर इज P0, हाइट फ्रॉम द रेफरेंस लेवल इज h, so it is rho g h plus half rho V1 square is equal to pressure is P0 plus 0 plus half rho V square, right? When we solve it, P0 cancels out. Again, we write rho g h plus half rho V1 square is equal to half rho V square. Rho cancels out, rho cancels out. So we are left with gh plus V square, V1 square by 2 is equal to V square by 2. ठीक है? Now, given condition is A is very small as compared to A, that is the whole
area, cross section area of the hole is very small as compared to the cross section area of container. So, but following equation of continuity, we have AV1 is equal to AV. So V1 is equal to AV upon A, which can be approximated as 0 because capital A is very large as compared to small a. ठीक है? So substituting the value of V1 as 0 in this equation, we get V square as 2GH and V is equal to root 2GH. This was given by Torricelli, and that's why it is known as Torricelli's equation. This is again one of the examples, one of the applications for Bernoulli's equation, upthrust on airplane. भाई ये हवाई जहाज बना रहा हूं मैं, जैसे तैसे बन जाए तो ठीक है। तो हमारा हवाई जहाज जो है उड़ेगा भी अब, ठीक है। और ये प्लेन हो गया। चलो ये बहुत अच्छा दिख रहा है ना, मुझे अच्छा लग रहा है, तुम्हें नहीं लग रहा, कोई बात नहीं, ठीक है। आ जाओ जरा देखते हैं अब इसमें। देखो बॉटम पे प्रेशर है P1, ऊपर प्रेशर है P2। इसका ये एरोडायनेमिक शेप जो होता है उसके कारण जो फ्लूइड, जो एयर यहाँ से फ्लो हो रही होती है डाउन बॉटम से, इसकी वेलोसिटी V1 है और इसकी वेलोसिटी V2 है। तो ऑब्वियसली बात है, बिकॉज ऑफ दिस एरोडायनेमिक शेप V1 इज स्मॉलर देन V2। अच्छा, ये जो डिस्टेंस होता है इसका बहुत सिग्निफिकेंस नहीं होता है एटमॉस्फेयर में ऊपर, क्योंकि वहां पर एयर की डेंसिटी होती है सिर्फ 1.29 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो वो जो डेप्थ होता है एरोप्लेन का, वो अच्छा उसके हिसाब से वो बहुत छोटा भी होता है। एंड दिस डिस्टेंस विंग टू विंग, दिस इज कॉल्ड एज विंग स्पैन ऑफ एरोप्लेन, विंग स्पैन ऑफ एरोप्लेन। तो बॉटम पे यहाँ पर और यहाँ पर मुझे निकालना है कि भाई प्रेशर डिफरेंस क्या होता है। तो मैंने बर्नौलीज इक्वेशन लगाया, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। तुम करना क्या चाहते हो बे क्लास? हाँ, तो ये आया बेटा। तो देखो प्रेशर डिफरेंस क्या आया, P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, ठीक है। तो P1 माइनस P2 इंटू ए क्या हो गया, यही अपथ्रस्ट हुआ। तो दिस इज द अपथ्रस्ट। तो बिकॉज V2 इज ग्रेटर देन V1, V2 इज ग्रेटर देन V1, इसलिए P1 इज ग्रेटर देन P2। भाई ये समझ आ रहा है नहीं आ रहा? इसी के कारण एरोप्लेन ऊपर उठता है। हेलो हेलो हेलो, अवनी समझ आ रहा है बेटा? यस सर, आप इससे 2 मिनट्स का रिपीट कर सकते हैं? एक्चुअली मेरा नेटवर्क इशू हो गया था तो वॉइस ब्रेक कर रही थी। हाँ 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 हाँ, देखो ये P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर, ये वाला पॉइंट समझ आया था बेटा, इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे मैंने बर्नौलीज इक्वेशन यूज किया है। अंडरस्टूड और नॉट? यस सर। फिर अब इसमें इसको इधर ले आओ, P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। ये पता था हमको कि V2 इज ग्रेटर देन V1 बिकॉज ऑफ दिस एरोडायनेमिक शेप ऑफ द एरोप्लेन, ठीक है। तो देन P1 माइनस P2 इंटू ए इज इक्वल टू एफ अपथ्रस्ट, जो ऊपर की ओर उसको फोर्स लगा, इज इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर इंटू ए, वेयर व्हाट इज ए इज द विंग स्पैन ऑफ द एरोप्लेन, एरिया होता है ये, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, सबको समझ में आया या नहीं आया? जल्दी बोलो हाँ या ना। बहुत बढ़िया। तो अब हम लोग, ये चैप्टर मेरी तरफ से खत्म है फ्लूइड्स। आप लोग को करना क्या है, आप लोग को HC वर्मा सॉल्व करके लाना है नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास कब है? नेक्स्ट क्लास है सैटरडे को, ठीक है। तो आखिरी के कुछ क्वेश्चंस बचेंगे तुम्हारे, 10-15 क्वेश्चंस हैं, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, एक दिन में खत्म हो सकता है। यू नीड टू स्पेंड 2 आवर्स ऑफ योर टाइम इन डूइंग द होमवर्क, एटलीस्ट 2 घंटे में खत्म हो जाएगा, 2-2.5 घंटे में पूरा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में आप लोग करके आइएगा, तब बात बढ़िया होगी, ठीक है। चलो बच्चों, किसी को कुछ बोलना है, पूछना है? तो ऑल ऑफ यू, वी आर मीटिंग ऑन सैटरडे एट 8:30। चलो बाय, टेक केयर।
थैंक यू Thank you, सर Bye, sir. Thank you. मजे Bye, करो। sir. Thank you, sir.